हे सिनेमा लवर्स, कैसे हैं आप सब? मैं अरफात हूं आपके साथ। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं 2026 में रिलीज हुई एक बेहतरीन हिंदी फिल्म द इंडिया स्टोरी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि हमारे समाज की एक बहुत ही बेरहम सच्चाई की तस्वीर है। एक समय था जब बिना किसी रासायनिक खाद या केमिकल के फसलें उगाई जाती थीं और लोगों को बीमारियां भी बहुत कम होती थीं। लेकिन आज के समय में जहरीले कीटनाशक, केमिकल और फॉर्मेलिन के बिना मानो कोई खाना मिलता ही नहीं, और यही सब खाकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का शिकार हो रही है लाखों लोग। समाज की इसी कड़वी सच्चाई को इस फिल्म में दिखाया गया है। एक पिता के आंसू और उसकी बेबस गुहार। वो पिता जो अपनी मासूम बच्ची के कत्ल का इंसाफ पाने के लिए जंग लड़ रहा है। इस मंजर को देखकर अनजाने में ही आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। पूरा वीडियो देखने की गुजारिश है, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए अब बिना देर किए मुख्य कहानी पर चलते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनगिनत लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया के रिपोर्टर उनके पास जाकर पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, आदरणीय जज साहब, आज किसके हक में फैसला सुनाएंगे? जवाब में एक प्रदर्शनकारी पूरे भरोसे के साथ कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि एडवोकेट अर्चना मैडम को इंसाफ जरूर मिलेगा। दूसरा शख्स कहता है कि अर्चना मैडम तो पूरे देश की जनता के लिए लड़ रही हैं। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, हम यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलेंगे। ठीक तभी प्रदर्शनकारियों की भीड़ को चीरते हुए वहां एडवोकेट अर्चना पहुंचती हैं। इसके बाद कहानी अतीत में जाती है। योगेश नाम का एक आम आदमी ऑटो से पुलिस स्टेशन पहुंचता है। काफी देर तक कतार में खड़े रहने के बाद एक सिपाही उसे अंदर जाने की इजाजत देता है। अंदर जाकर योगेश सब इंस्पेक्टर से कहता है कि उसकी बेटी का कत्ल कर दिया गया है। लेकिन यह सुनकर सब इंस्पेक्टर बहुत ठंडे दिमाग से कहता है कि अचानक कह देने से ही काम नहीं चलेगा, सबूत की जरूरत होती है और इसका एक तय कायदा कानून है। योगेश गुस्से और दर्द से कहता है कि पिछले 10 दिनों से मैं इस थाने के चक्कर काट रहा हूँ और आप आज मुझे नियमों की बात बता रहे हैं। मेहरबानी करके मेरी FIR दर्ज कर लीजिए। इस पर सब इंस्पेक्टर बुरी तरह भड़क जाता है। योगेश की केस फाइल जमीन पर फेंक देता है और उसे थाने से बाहर निकल जाने को कहता है। योगेश पुलिस के कायदों और कानून की बात करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। सब इंस्पेक्टर साफ कह देता है कि वह कोई शिकायत दर्ज नहीं करेगा। दरअसल यही हमारे समाज का कड़वा सच है। कहावत है कि पुलिस जनता की मददगार होती है, लेकिन असलियत में वे राजनीतिक दलों और ताकतवर लोगों की कठपुतली बन चुके हैं। रिश्वतखोरी और ताकत के नशे में अंधे होकर बेगुनाह लोगों या छात्रों पर अत्याचार करना, उनकी हत्या करना या उन्हें गायब कर देना, इसमें उनका जमीर जरा भी नहीं कांपता। अगर जमीर होता तो आम जनता के आंदोलन पर टूटने से पहले वे एक बार जरूर सोचते। खैर, वापस मुख्य कहानी पर आते हैं। योगेश बेहद निराश होकर जमीन पर पड़ी अपनी फाइल उठाता है और भारी मन से थाने से बाहर निकल जाता है। इसके बाद अपनी बेटी के कत्ल का इंसाफ मांगने के लिए योगेश एक के बाद एक कई वकीलों के चक्कर काटता है, मगर रसूखदार लोगों के डर से या किसी अज्ञात वजह से कोई भी वकील उसका केस लेने को तैयार नहीं होता। आखिरकार कोई रास्ता न देखकर योगेश शहर के एक मशहूर और बड़े वकील के पास जाता है, जो सिर्फ 10 मिनट बात करने की फीस 1 लाख रुपए लेता है। बेटी को इंसाफ दिलाने की उम्मीद में योगेश बहुत मुश्किल से वह बड़ी रकम जुटाकर उसके चैम्बर पहुंचता है, मगर सब सुनकर वह घमंडी वकील साफ कह देता है कि जिस मामले पर आप केस करना चाहते हैं वह बहुत बड़ा केस है। इसके लिए बहुत सारे पैसे और पक्के सबूतों की जरूरत होगी। ये सुनकर योगेश हताश होकर कहता है कि सर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, क्या आप किसी तरह मेरी थोड़ी मदद नहीं कर सकते? ठीक तभी 10 मिनट का समय पूरा हो जाता है। वह बेरहम वकील योगेश की एक न सुनकर उसे चैम्बर से बाहर निकाल देता है। लेकिन बाहर निकलते वक्त उस वकील का एक हमदर्द सहायक योगेश को चुपके से सलाह देता है कि सर, आपका यह केस कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आप सीधे हाई कोर्ट जाइए, शायद सिर्फ वहीं इसका हल मिल सकता है। ये सलाह पाकर योगेश बदहवास होकर व्यस्त सड़क के बीच आ खड़ा होता है। उसके दिल में एक गहरा दर्द जागता है कि आज के दौर में अगर पैसा ना हो तो आम इंसान के लिए इंसाफ पाना कितना मुश्किल है। इसी सीन में फिल्म की मुख्य किरदार अर्चना का परिचय कराया जाता है। हम देखते हैं कि अर्चना घर का सारा काम खत्म करने के बाद बड़े ध्यान से कानून की पढ़ाई कर रही हैं। उनके जीवन का एक ही मकसद है, एक सफल और ईमानदार वकील बनना। लेकिन वो वकील क्यों बनना चाहती हैं, इसके पीछे का असली राज आपको कहानी के अगले हिस्से में देखने को मिलेगा। इसके बाद सीन देश की एक उच्च अदालत यानी हाई कोर्ट का आता है। वहां देखा जाता है कि एडवोकेट अर्चना ने देश के बड़े बड़े केमिकल व्यापारियों, किसानों और खुद भारत सरकार के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की है, और यहीं पर असली
असली राज खुलता है। ये योगेश का ही वही केस था और इसी वजह से कोई आम वकील ताकतवर केमिकल सिंडिकेट के खिलाफ जाकर केस लड़ने को तैयार नहीं हुआ था। फिर अदालत की कार्यवाही शुरू होती है। आदरणीय जज साहब अर्चना को केस फाइल जमा करने का हुक्म देते हैं। फाइल हाथ में लेकर उसे उलटते पुलटते हुए जज साहब पूछते हैं कि एडवोकेट अर्चना, क्या ये आपके करियर का पहला केस है? अर्चना विनम्रता से जवाब देती है कि जी हाँ योर ऑनर। बता दें कि हाईकोर्ट की इस बेंच में 2 जज थे। फाइल के अंदर लिखे आरोपों को देखकर दूसरे जज थोड़े तंजिया लहजे में सवाल पूछते हैं कि आपने अपने पहले ही केस में देश के तमाम बड़े केमिकल व्यापारियों, किसानों और खुद सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या इनके साथ आपकी कोई निजी दुश्मनी है? जज साहब की इस मजाकिया टिप्पणी को सुनकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग एक साथ हंस पड़ते हैं। सबका हंसना बंद होने पर अर्चना बिना किसी झिझक के अदालत की तरफ देखकर बुलंद आवाज में कहती है, माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट योगेश की महज 7 साल की एक मासूम बच्ची का कत्ल हुआ है और इस बेरहम कत्ल के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं देश की ये जहरीली केमिकल कंपनियां, वो किसान समाज जो बिना सोचे समझे इस जहर को खेती में इस्तेमाल कर रहा है और खुद सरकार, जिसकी वजह से ऐसी खतरनाक पेस्टिसाइड कंपनियों को बाजार में मंजूरी मिल रही है। इसलिए मुझे इस केस की आगे की बात रखने की इजाजत दी जाए। अर्चना की बात सुनते ही विपक्षी वकील शर्मा साहब खड़े हो जाते हैं। वे अर्चना की तरफ उपहास भरी मुस्कान के साथ कहते हैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट योर ऑनर, अर्चना मैडम शायद जानती ही नहीं है कि असल में ये कोई केस है ही नहीं। ये बेकार ही अदालत का कीमती वक्त जाया कर रही हैं। मैडम, आपके लिए बेहतर होगा कि पहले किसी नामी लॉ फर्म से अच्छी ट्रेनिंग लेकर आए, फिर हाई कोर्ट में बहस करने आए। शर्मा साहब के इस अपमान का जवाब देते हुए अर्चना जरा भी नहीं घबराती और कहती है, योर ऑनर, शर्मा साहब शायद भूल गए हैं कि ये एक मर्डर केस है और एक बेबस बाप अपनी मासूम बच्ची के कत्ल का इंसाफ पाने की उम्मीद में आज अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है। माहौल गरमाते देख आदरणीय जज सवाल करते हैं कि एडवोकेट अर्चना, एक बच्चे की मौत के लिए पूरे देश के किसानों और सरकार को आप कैसे जिम्मेदार ठहरा सकती हैं? कानून जज्बात से नहीं चलता, ये अदालत सबूत मांगती है। मौका मिलते ही शर्मा साहब फिर बोल उठते हैं कि बिल्कुल सही कहा योर ऑनर, अर्चना बेवजह कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रही हैं। आप केस फाइल को जरा ध्यान से देखिए। योगेश की बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत की असली वजह साफ साफ लिखी है। जज साहब फाइल देखकर कहते हैं कि यहाँ तो साफ लिखा है कि बच्ची की मौत ब्लड कैंसर के कारण हुई है, तो फिर आप इसे मर्डर केस क्यों कह रही हैं? अर्चना तब जज साहब की तरफ देखकर दलील पेश करते हुए कहती है, ये बात पूरी तरह सच है कि मेरे क्लाइंट की 7 साल की मासूम बच्ची परी की मौत ब्लड कैंसर से हुई है, लेकिन अदालत को तो ये जानना होगा कि इस कैंसर की असली वजह क्या है। जज साहब तब सीधे अर्चना से इसका ठोस सबूत मांगते हैं। जवाब में अर्चना कह बैठती है कि इस कैंसर की मुख्य वजह हमारे देश का गैर जिम्मेदार किसान समाज है। ये सुनते ही शर्मा साहब बुरी तरह भड़क जाते हैं। वे चिल्लाकर जज साहब से गुहार लगाते हैं कि माय लॉर्ड, ये देश के हाड़ तोड़ मेहनत करने वाले किसानों का अपमान कर रही हैं। मेरी गुजारिश है कि इस बेबुनियाद केस को अभी खारिज किया जाए और अर्चना की वकालत का लाइसेंस रद्द करके उन्हें सरेआम माफी मांगने पर मजबूर किया जाए। लेकिन इसके बावजूद अर्चना अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो सीधे सबकी तरफ उंगली उठाकर बुलंद आवाज में कहती है कि हाँ, मैं फिर कहती हूँ, इस देश का किसान गैर जिम्मेदार है, इस देश की सरकार भी बेहद गैर जिम्मेदार है। अर्चना के मुंह से ऐसी बात सुनकर इस बार खुद जज साहब भी गुस्सा हो जाते हैं और उसे चेतावनी देते हुए कहते हैं कि एडवोकेट अर्चना, अपनी हद पार मत कीजिए। कोर्ट में खड़े होकर आपका इस तरह बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अर्चना कहती है कि योर ऑनर, मैं आप सभी के सामने हर बात साबित कर दूंगी। अदालत का समय पूरा हो जाता है, इसलिए जज साहब अगली तारीख न्यूज मीडिया टीआरपी बढ़ाने के लिए कितना गिर सकती है, ये बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं। राई का पहाड़ बनाकर लोगों को गुमराह करने में ये उस्ताद हैं। खैर, मीडिया की इस भड़काऊ खबर को देखकर पूरे देश के लोग बुरी तरह भड़क जाते हैं। एक तरफ कोर्ट में लगातार सुनवाई चलती रहती है तो दूसरी तरफ बाहर हड़कंप मच जाता है। सरकार पक्ष से जब सवाल पूछा जाता है तो वे साफ कह देते हैं कि अदालत जो भी फैसला सुनाएगी वे उसे स्वीकार करेंगे। दूसरी तरफ इस सुनहरे मौके को विपक्षी दल ने हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने खुद सरकार पर दोष मढ़कर किसानों को भड़का दिया और देश भर में बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। कृषि मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर गुस्साई जनता सड़कों पर उतर आई। खुद को गैर जिम्मेदार कहे जाने के गुस्से में लोग सड़कों पर अर्चना के पुतले और तस्वीरों को आग लगाने लगे। पूरे देश की एक ही मांग थी, अर्चना की वकालत का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। उधर पर्दे के पीछे जहरीले केमिकल व्यापारी नई चाल चल रहे थे। उन्होंने पुराने वकील शर्मा को केस से हटाकर देश के सबसे प्रभावशाली और ताकतवर वकील अग्निहोत्री को रख लिया। कानूनी दुनिया में वकील अग्निहोत्री का नाम ही काफी था।
अपने लंबे करियर में उन्होंने अनगिनत बड़े और पेचीदा केस जीते थे। अदालत में उनकी सटीक दलीलों के सामने बड़े बड़े वकील पस्त हो जाते थे। कानूनी गलियारों में यह बात मशहूर थी, अगर अग्निहोत्री ने किसी केस की जिम्मेदारी ले ली तो सामने वाले की हार लगभग तय है। और उस ताकतवर अग्निहोत्री के सामने अकेली खड़ी थी अर्चना, एक युवा वकील जिसके लिए ये महज कोई आम केस नहीं था, बल्कि उसके करियर और वजूद की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अर्चना के साथ कोई बड़ी लीगल टीम नहीं थी, न सालों का अनुभव था और न ही किसी रसूखदार तबके का सहारा। यहाँ तक कि पूरा सिस्टम ही उसके खिलाफ खड़ा था। एक तरफ 1000 करोड़ रुपए के मालिक, जहरीली केमिकल कंपनियां, उनके महंगे वकील और राजनीतिक ताकत थी, तो दूसरी तरफ अकेली अर्चना, जिसके पास सच और इंसाफ की लड़ाई के सिवा कुछ नहीं था। ये अब सिर्फ कोई आम अदालती जंग नहीं रह गई थी, ये एक असमान महायुद्ध बन चुका था, जहां एक तरफ ताकत और पैसा था तो दूसरी तरफ एक अकेली औरत जो किसी भी कीमत पर सच को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए डटी हुई थी। अगली सुनवाई शुरू होते ही पूरे कोर्ट रूम की नजरें एक ही इंसान पर टिकी थीं। दरवाजा खुलते ही पूरे आत्मविश्वास के साथ अदालत में कदम रखते हैं एडवोकेट अग्निहोत्री। अपनी पहली दलील में वे जज साहब की तरफ देखकर कहते हैं कि माय लॉर्ड, इस अदालत में मौजूद लगभग 70% लोग या तो किसी किसान परिवार से आते हैं या किसी न किसी तरह खेती किसानी से जुड़े हैं। ऐसे में बिना किसी ठोस सबूत के पूरे किसान समाज पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। इसके बाद वे अर्चना की तरफ घूमकर कहते हैं कि मेरी विपक्षी वकील ने किसानों, फर्टिलाइजर कंपनियों और सरकार पर इतने गंभीर आरोप लगाए, लेकिन क्या उनके पास एक भी ऐसा सबूत है जिससे यह साबित हो सके कि योगेश पटेल की बेटी परी की मौत सचमुच कीटनाशक की वजह से हुई है? अग्निहोत्री पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं कि माय लॉर्ड, यह पूरा केस सिर्फ अंदाजों और कल्पना पर टिका है। अदालत जज्बात से नहीं चलती, अदालत में सिर्फ सबूत चलते हैं और इनके पास ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है जिससे इनके आरोपों को सच साबित किया जा सके। कोर्ट रूम में मौजूद कई लोग उनकी बात सुनकर सहमति में सिर हिलाने लगते हैं, लेकिन अर्चना जरा भी नहीं घबराती। वह शांत आवाज में कहती है कि माय लॉर्ड, अगर सच को समझना है तो हमें इसकी शुरुआत इतिहास से करनी होगी। इतना कहकर वह अपने पहले गवाह को कटघरे में बुलाती है। वे थे डॉक्टर विक्रम। डॉक्टर विक्रम अदालत को बताते हैं कि 1962 के युद्ध के बाद भारत में अनाज की भारी किल्लत हो गई थी। देश भीषण भुखमरी और खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। उस वक्त करोड़ों लोगों का पेट भरना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी समस्या का हल तलाशने के लिए हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की गई। नई तकनीक लाई गई, उन्नत किस्म के बीज आए और इतिहास में पहली बार बड़े पैमाने पर रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल शुरू हुआ। डॉक्टर विक्रम आगे बताते हैं कि उस दौर में यह देश की जरूरत थी। अगर उस जमाने में यह कदम न उठाया जाता तो शायद लाखों लोग भूखे मर जाते। लेकिन वक्त बदल चुका है। आज सबसे बड़ी समस्या इन रसायनों का जरूरत से कहीं ज्यादा अंधाधुंध इस्तेमाल है। वे समझाते हैं कि तरह तरह के जहरीले रासायनिक कीटनाशक धीरे धीरे मिट्टी, पानी और खाने के जरिए इंसान के शरीर में दाखिल होते हैं। इसका असर शायद तुरंत समझ में न आए, लेकिन सालों साल शरीर में जमा होता यह जहर आज कैंसर जैसी भयानक जानलेवा बीमारियों की शक्ल ले रहा है। डॉक्टर विक्रम की गवाही के बाद अर्चना अदालत में एक और अहम गवाह को बुलाती है। इस बार कटघरे में परी का इलाज करने वाले डॉक्टर आते हैं। वे डॉक्टर परी की मेडिकल रिपोर्ट अदालत के सामने रखते हुए बताते हैं कि परी को ब्लड कैंसर था। जांच के दौरान उसके शरीर में कुछ ऐसे रासायनिक तत्व मिले हैं जो आमतौर पर विभिन्न कीटनाशकों में मौजूद होते हैं। यह सुनते ही पूरे कोर्ट रूम में एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है। अर्चना आगे बढ़कर कहती है कि माय लॉर्ड, इस मामले की हकीकत जानने के लिए मैं खुद गांव जाकर किसानों से मिली हूं। वह बताती है कि उसकी मुलाकात राजा राम नाम के एक किसान से हुई थी। राजा राम ने उसे अपने खेत दिखाए जहां हरी सब्जियों और फसलों पर भारी मात्रा में रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा था। जब अर्चना ने उससे पूछा कि इतना जहरीला रसायन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो राजा राम ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि अच्छी पैदावार पाने के लिए यह हमारी मजबूरी है। इन दवाइयों के बिना फसल उगाना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद अर्चना उससे एक और सवाल करती है कि जो फल, सब्जियां और अनाज आप खुद अपने घर में खाते हैं, क्या उनमें भी इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं? इस सवाल पर राजा राम कुछ पलों के लिए खामोश हो जाता है। फिर वह धीरे से कहता है कि नहीं, अपने परिवार के लिए हम अलग से खेती करते हैं,
वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती होती है। वहाँ कोई जहरीला कीटनाशक इस्तेमाल नहीं किया जाता। अर्चना तुरंत सवाल उठाती है कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग इतनी सुरक्षित है तो सभी किसान उसी तरीके से खेती क्यों नहीं करते? राजा राम ठंडी सांस भरकर जवाब देता है कि मैडम, बात इतनी आसान नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में वक्त बहुत ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा होती है और पैदावार भी कम होती है। लेकिन रासायनिक कीटनाशक डालने से फसल जल्दी तैयार होती है और पैदावार भी कई गुना बढ़ जाती है। इसी वजह से ज्यादातर किसान मजबूर होकर इन रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। राजा राम का यह बयान सुनने के बाद अदालत में मौजूद हर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। अब सवाल सिर्फ एक बच्ची की मौत का नहीं था, सवाल उस पूरे तंत्र का था जहां ज्यादा पैदावार की होड़ में इंसानी सेहत को दांव पर लगाया जा रहा था। कोर्ट में अर्चना की दलीलों के बाद माहौल बदल चुका था। देश में पहली बार लोग इस मुद्दे पर खुलकर बात करने लगे थे। न्यूज मीडिया लगातार इस केस की ब्रेकिंग न्यूज दिखा रही थी और इसका सबसे बड़ा असर उन बड़ी फर्टिलाइजर कंपनियों पर पड़ रहा था जिनका नाम बार बार अदालत में आ रहा था। उधर कंपनियों के मालिकों के चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। उन्हें डर था कि अगर अदालत ने उनके खिलाफ कोई सख्त फैसला ले लिया तो उनका करोड़ों अरबों का कारोबार कुछ ही दिनों में ठप हो जाएगा। इसी डर से कंपनियों के मालिक सीधे कृषि मंत्री से मिलने पहुंच जाते हैं। वे घबराई हुई आवाज में कहते हैं कि सर, किसी भी तरह इस केस को बंद करवाइए। अगर यह मुकदमा यूं ही चलता रहा तो हमारी कंपनियों का भारी नुकसान होगा। सिर्फ हमारा ही नहीं, सरकार का भी इसमें बड़ा नुकसान होगा। कंपनियों को उम्मीद थी कि सरकार उनका साथ देगी, लेकिन कृषि मंत्री का जवाब सुनकर वे खुद भी दंग रह गए। मंत्री जी ने गंभीर स्वर में कहा कि सच कहूं तो कोर्ट में जो मुद्दा उठाया गया है उस पर हमने भी कभी इतने ध्यान से नहीं सोचा था। अगर लोगों की सेहत वाकई खतरे में है तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब वक्त आ गया है कि फर्टिलाइजर कंपनियों और कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्रियों को अपने उत्पादन के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनना होगा। मंत्री की यह बात सुनकर कंपनियों के मालिकों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह मामला अब सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहा, सरकार भी अब इसे बेहद गंभीरता से लेने लगी है। कुछ दिनों बाद अदालत में अगली सुनवाई शुरू होती है। इस बार अर्चना एक ऐसा सच सामने लाती है जिसे सुनकर पूरा कोर्ट रूम हैरान रह जाता है। वह कहती है कि माय लॉर्ड, ये खतरा सिर्फ फल सब्जियों या अनाज तक ही सीमित नहीं है। हमारे घरों तक पहुंचने वाला दूध भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। कई जगहों पर दूध में ऐसी मिलावट की जा रही है जो आगे चलकर कैंसर जैसी घातक बीमारियों का सबब बन सकती है। इतना कहकर अर्चना एक सरकारी अफसर को गवाह के तौर पर कटघरे में बुलाती है। वह अफसर से पूछती है कि देश में रोजाना कितने लीटर दूध का उत्पादन होता है। अफसर जवाब देते हैं कि लगभग 3 से 4 करोड़ लीटर। अर्चना तुरंत दूसरा सवाल दागती है कि और देश को कुल कितने लीटर दूध की जरूरत होती है। अफसर बताते हैं कि रोजाना लगभग 60 से 65 करोड़ लीटर। पूरा कोर्ट रूम एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। अर्चना फिर पूछती है कि जब पैदावार इतनी कम है तो बाकी दूध कहां से आता है। कुछ पल खामोश रहने के बाद अफसर कबूल करते हैं कि बाजार की मांग पूरी करने के लिए कई जगहों पर मिलावटी और रसायनों से तैयार नकली दूध बेचा जाता है। वे बताते हैं कि तरह तरह के केमिकल मिलाकर ऐसा दूध बनाया जाता है जो देखने में बिल्कुल असली और ताजा लगता है, मगर असलियत में वह मानव शरीर के लिए बेहद नुकसानदेह है। इस सच का खुलासा होने के बाद कोर्ट में मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। अब यह मामला सिर्फ खेती बाड़ी तक सीमित नहीं था, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी खाने की थाली तक पहुंच चुका था। अर्चना की एक के बाद एक पेशगी शुरू हुई है। केस दर्ज करवाने में ही उसे इतनी रुकावटों का सामना करना पड़ा था। अब इस मुकदमे को जीतने के लिए उसे और भी बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। इसके बाद जज साहब एक बेहद अहम निर्देश देते हैं। वे इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विजय राठौर को जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं। साथ ही अदालत अर्चना को हिदायत देती है कि वह अगले 7 दिनों के भीतर अपने सारे सबूत, दस्तावेज और गवाह कोर्ट में पेश करे। अब वक्त बहुत कम था और सच साबित करने की सबसे कठिन परीक्षा अर्चना के सामने थी। इसके बाद हम देखते हैं का 1% हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। उन्होंने ऐसा दूध तैयार किया जिसमें पूरा का पूरा सिर्फ केमिकल था। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी ताकि इसे अदालत में पेश किया जा सके। वे दोनों कैदी ऐसा दूध बनाकर तैयार कर देते हैं जो दिखने में बिल्कुल असली मालूम होता था। ये सब देखकर विजय राठौर खुद पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। वे सोचते थे कि दूध सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है जो हम बच्चों को पिलाते हैं, लेकिन यह सब देखने के बाद दूध से उनका भरोसा पूरी तरह उठ जाता है।
इसके बाद राठौर साहब और अर्चना पंजाब जाते हैं। पंजाब में वे एक ऐसे परिवार से मिलते हैं जिसके कई सदस्य कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन यह कैंसर आनुवंशिक यानी जेनेटिक नहीं था, बल्कि पूरी तरह कीटनाशकों के जहरीले असर की वजह से हुआ था। इसके बाद वे रेलवे स्टेशन जाते हैं क्योंकि वहां से भटिंडा जाने वाली एक कैंसर ट्रेन गुजर रही थी। उस ट्रेन के अंदर जितने भी मुसाफिर थे सब कैंसर के मरीज थे। उन्हें देखकर वे दंग रह जाते हैं कि कैसे इतने सारे लोगों को एक साथ कैंसर हो सकता है। उनमें से कईयों की हालत बेहद नाजुक थी, यहाँ तक कि आधे लोगों के पास इलाज का कोई जरिया भी नहीं था। अर्चना यहाँ राठौर साहब से कहती है कि वह दिन दूर नहीं जब पूरे देश में इसी तरह कैंसर फैल जाएगा, लेकिन हम अब भी इन पेस्टिसाइड्स को बंद करवाकर अपने देश को बचा सकते हैं। सभी गहरी सोच में पड़ जाते हैं। समझ नहीं आ रहा था कि इस दलदल से कैसे बाहर निकला जाए। तभी राठौर साहब अर्चना से पूछते हैं कि तुम्हारा क्लाइंट योगेश आखिर करता क्या है। तब अर्चना बताती है कि वह कभी भारतीय सेना का जवान था। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां योगेश सरहद पर तैनात था और अपने साथी जवानों के साथ एक जगह हमला कर रहा था क्योंकि वहां कई आतंकवादी छिपे हुए थे। बेहद बहादुरी के साथ योगेश और उसकी टीम उन सभी का सफाया कर देती है। टीवी पर यह खबर देखकर परी बहुत डर जाती है और अपने पापा को फोन लगाती है, लेकिन योगेश फोन नहीं उठा पाता। जंग खत्म होने के बाद योगेश अपनी लाडली बेटी को कॉल करता है। परी हमेशा अपने पापा से अपने पास लौट आने की जिद करती थी, मगर योगेश देश की सेवा के कारण घर पर वक्त नहीं। अर्चना की ही बेटी थी और योगेश उसका पति है। यह सुनकर राठौर सन्न रह जाते हैं। सीन फिर अतीत में चला जाता है। हम छोटी परी, अर्चना और योगेश का एक हंसता खेलता परिवार देखते हैं। उनके साथ परी के दादा दादी भी थे। हंसी खुशी में परी के दिन बीत रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्चना और योगेश सब्जी खरीदने बाजार जाते हैं, लेकिन कई सब्जी विक्रेता उनका विरोध करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि यही लोग किसानों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। इस वजह से उनका अपमान किया जाता है, मारपीट की जाती है और बाजार से खदेड़ दिया जाता है। यह देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं कि जो इंसान देश की सरहदों के लिए लड़ा, आज उसी को गद्दार ठहराया जा रहा है। इसके बाद अर्चना आईजी राठौर के पास जाती है। आईजी राठौर अर्चना से जानना चाहते हैं कि आखिरकार परी के साथ क्या हुआ था। तब अर्चना शुरू से पूरी कहानी सुनाना शुरू करती है। वह कहती है कि हमारा परिवार छोटा था लेकिन बहुत खुशहाल था। योगेश जब भी छुट्टी पर घर आता अपना ज्यादातर वक्त बेटी के साथ ही बिताता, लेकिन एक दिन जब वह वापस ड्यूटी पर लौट रहा था तभी परी को अचानक तेज बुखार आ गया। हमें लगा मामूली बुखार है। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने परी का ब्लड टेस्ट कराने को कहा। इसके बाद हम घर लौट आए। कुछ देर बाद योगेश भी घर वापस आ जाता है। रात को सोते समय मैं देखती हूँ कि योगेश सोया नहीं है और चुपचाप बैठा है। बहुत जिद करने के बाद मुझे असली सच पर औलाद थी। खानदान में कभी किसी को कैंसर नहीं हुआ, फिर इतनी छोटी बच्ची को कैंसर कैसे हो सकता है। धीरे धीरे परी की हालत और बिगड़ने लगी और अर्चना व योगेश की चिंता बढ़ती चली गई। योगेश अपनी ड्यूटी छोड़कर आ गया था और वापस काम पर नहीं लौटा। डॉक्टर बताते हैं कि परी की कीमोथेरेपी तुरंत शुरू करनी होगी, जिसके लिए उसके सिर के सारे बाल काटने पड़ेंगे। ये देखकर योगेश खुद भी अपने सिर के बाल मंगवा देता है। उधर स्कूल के बाकी बच्चों के माँ बाप नहीं चाहते थे कि परी को इस हालत में उनके बच्चे देखें, इसलिए स्कूल से भी परी को निकाल दिया गया। परी की कीमोथेरेपी शुरू हो जाती है। एक दिन योगेश डॉक्टर से मिलकर पूछता है कि क्या कोई ऐसा इलाज नहीं है जिससे परी पूरी तरह ठीक हो जाए। डॉक्टर बताते हैं कि एक इलाज है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लेकिन डोनर मिलना बेहद मुश्किल है और अगर डोनर मिल भी गया तो इसमें बहुत पैसा लगेगा। लगभग 70 से 80 लाख रुपए का खर्च आ सकता है। यह सुनकर योगेश हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन वह डॉक्टर से कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं अपनी बेटी को बचाकर ही रहूंगा। आप इलाज शुरू कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। इसके बाद योगेश अपनी सारी जमीन जायदाद बेच देता है, यहाँ तक कि अपना घर भी बेच डालता है। इसके बाद वे एक किराए के मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। परी नींद से जागकर पूछती है कि पापा हम कहाँ आ गए हैं। योगेश बेटी को सीने से लगाकर कहता है कि हम नए घर आए हैं बेटा, यहाँ तुम्हारे बहुत सारे नए दोस्त बनेंगे। उधर आला अफसरों की तरफ से योगेश के पास फोन आता है क्योंकि पिछले 1 साल से वह ड्यूटी पर नहीं जा पाया था और अब अगर नहीं लौटा तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन योगेश साफ जवाब दे देता है कि सर मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है, मैं इस हाल में उसे अकेला छोड़कर किसी कीमत पर ड्यूटी पर नहीं आ सकता। फिर आता है ऑपरेशन का दिन। छोटी परी माँ का हाथ कसकर पकड़कर पूछती है कि मम्मी मैं ठीक हो जाऊंगी ना। अर्चना अपनी आंखों के आंसू पीकर कहती है कि हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इसके बाद परी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है।
सीन अचानक वर्तमान में लौटता है। अर्चना के फोन पर एक जरूरी कॉल आती है। बात खत्म होने पर वह आईजी राठौर से कहती है कि उन्हें अभी के अभी केरल जाना होगा, क्योंकि वहां के एक डॉक्टर लंबे समय से इन जहरीले कीटनाशकों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मगर रसूखदार लोगों के दबाव के कारण उनकी बात अब तक किसी ने नहीं सुनी। लेकिन आज उनकी बात पूरा देश सुनेगा। हालात की गंभीरता को समझते हुए आईजी राठौर और अर्चना की टीम बिना देर किए केरल के लिए रवाना हो जाती है। केरल पहुंचकर वे डॉक्टर रमेश कुट्टी नाम के उन चिकित्सक से मिलते हैं और कैंसर की भयावहता के बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर रमेश कुट्टी अफसोस जताते हुए बताते हैं, यहाँ काजू की बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है और इस काजू की फसल पर इतनी भारी मात्रा में पेस्टिसाइड यानी जहरीले कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है कि आसपास के लोगों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इसका विरोध नहीं किया, मैंने कई बार इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन ताकतवर लोगों के दबाव में किसी ने ध्यान नहीं दिया। मगर आज जब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है तो उम्मीद है कि सब ठीक होगा और मेरी गवाही को कोर्ट में अहमियत मिलेगी। जरूरत पड़ी तो मैं खुद अदालत जाकर गवाही देने को तैयार हूँ। 7 दिन पूरे होने वाले थे। अर्चना ने अपनी पूरी जांच मुकम्मल कर ली थी, सारे गवाह और सबूत तैयार कर लिए थे। दूसरी तरफ जांच अधिकारी राठौर साहब ने भी अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में दाखिल कर दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरी निष्पक्षता से जांच की है और ये तमाम तथ्य पूरी तरह सच हैं। जांच अधिकारी आईजी राठौर जज साहब के सामने खड़े होकर बोला, यह मुकदमा सिर्फ योगेश के परिवार का मुकदमा नहीं है, यह पूरे देश की जनता का मुकदमा है। हजारों लाखों लोगों की जिंदगी आज इन जहरीले कीटनाशकों के इस्तेमाल से तबाह हो रही है। किसी के पिता, किसी की माँ तो किसी का भाई या बहन अकाल मौत के गाल में समा रहे हैं। योर ऑनर, मैं इसे कोई आम मौत नहीं मानता, यह सीधा सीधा कत्ल है। और इस खौफनाक जुर्म की क्या सजा होनी चाहिए ये अदालत ही तय करेगी। मगर फैसला सुनाने से पहले एक बार योगेश की यूं अकाल सुनी हो। खैर, मेरी जांच की पूरी निष्पक्ष रिपोर्ट और सबूत मैंने अदालत के सामने पेश कर दिए हैं। बाकी फैसला अब पूरी तरह आप पर है योर ऑनर। इतना कहकर आईजी राठौर सैल्यूट ठोकते हैं और अपनी सीट पर वापस चले जाते हैं। बाद विपक्षी वकील अग्निहोत्री अपनी सीट से उठ खड़े होते हैं और जज साहब से कहते हैं, माय लॉर्ड, मैं अपनी विपक्षी वकील अर्चना से कुछ खास सवाल पूछना चाहता हूँ। जज साहब की मंजूरी मिलने पर अग्निहोत्री अर्चना से पूछते हैं कि किसी का कत्ल करने पर कानून के मुताबिक कौन सी धारा लागू होती है। एडवोकेट अर्चना शांत लहजे में जवाब देती है, भारतीय दंड संहिता की धारा 302। अग्निहोत्री तब जज साहब की तरफ देखकर कहते हैं, तो फिर हिसाब बिल्कुल साफ है योर ऑनर। मेरी विपक्षी वकील के दावे के मुताबिक अगर योगेश की बेटी परी की मौत के लिए कीटनाशक कंपनियां और किसान जिम्मेदार हैं, क्योंकि कंपनी ने दवाई बनाई और किसान ने फसल पर छिड़की, तो उसी तर्क के हिसाब से इस बच्ची के माँ बाप भी बराबर के गुनहगार हैं, क्योंकि वह जहरीला खाना बाजार से खरीदकर बच्ची को खिलाया तो इन्होंने खुद ही था। इसलिए धारा 302 के तहत मैं एक पल के लिए सन रह जाता है। माहौल को नाजुक होता देख आदरणीय जज साहब गंभीर आवाज में ऐलान करते हैं, अदालत की कार्यवाही फिलहाल स्थगित की जाती है। इस ऐतिहासिक मुकदमे का अंतिम फैसला लंच ब्रेक के बाद सुनाया जाएगा। लंच ब्रेक के बाद विपक्षी वकील अग्निहोत्री खड़े होकर तंज कसते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि वकील अर्चना का यह पहला केस है, इसलिए सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के लिए ही ये सब नाटक कर रही हैं। अर्चना की आंखें गुस्से और दर्द से छलक उठती हैं। वह बुलंद आवाज में जवाब देती है, नहीं माय लॉर्ड, विपक्षी वकील शायद जानते ही नहीं हैं कि मेरी पूरी पहचान क्या है। मेरे क्लाइंट योगेश पटेल मेरे पति हैं और मारी गई वह मासूम परी मेरी अपनी सगी बेटी थी। अर्चना की इस बात से पूरा कोर्ट रूम सन रह जाता है और ठीक तभी कहानी का दृश्य अतीत में चला जाता है। परी का ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि ऑपरेशन कामयाब रहा, 3 घंटे बाद उससे मिला जा सकता है। यह सुनकर अर्चना और योगेश खुशी के आंसू रो पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद वे परी को अस्पताल से घर ले आते हैं। घर के सभी लोग परी की देखभाल में जुट जाते हैं। सबको लगा कि परी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। लेकिन एक दिन दोस्तों के सिर तेज बुखार में तप रहा है। योगेश भागकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर उदास आवाज में बताते हैं, परी का कैंसर फिर से वापस आ गया है, उसे 1 हफ्ते के अंदर फिर से अस्पताल में दाखिल करना होगा। योगेश रोते हुए कहता है कि लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास तो अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची, इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा। डॉक्टर तब सलाह देते हैं कि तुम एक काम करो, मुंबई में एक सरकारी कैंसर अस्पताल है, वहां मुफ्त में इलाज होता है।
हालांकि वहाँ भीड़ बहुत होगी और सुविधाएं भी कम मिलेंगी। योगेश घर लौटकर अर्चना से कुछ पैसों की बात करता है। अर्चना घर चलाने के लिए बचाए हुए आखिरी पैसे योगेश के हाथ में थमा देती है। योगेश आंसू पोंछकर रोती आवाज में कहता है कि मैं अपनी बेटी का सही इलाज भी नहीं करवा सका। अर्चना उसे गले लगाकर ढांढस बंधाती है कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है योगेश। इसके बाद योगेश अपनी बीमार बच्ची को लेकर मुंबई के लिए लोकल ट्रेन में सवार होता है। ट्रेन में परी रोते हुए कहती है कि पापा मुझे बहुत भूख लगी है। योगेश एक डिब्बे से सूखी रोटी और गुड़ निकालकर मसलकर बेटी को खिलाने लगता है और मन ही मन याद करता है कि अतीत में उसने अपनी बच्ची को कितने स्वादिष्ट पकवान खिलाए थे। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। मुंबई के उस सरकारी कैंसर अस्पताल पहुंचकर योगेश देखता है कि हजारों लोगों की भीड़ लगी है। उस भीड़ को चीरकर उसे डॉक्टर रेखा का अपॉइंटमेंट मिलता है। डॉक्टर रेखा रिपोर्ट देखकर बताती हैं कि परी का इलाज बहुत जल्द शुरू करना पड़ेगा। इसके बाद एक नर्स योगेश से कहती है कि आप यहाँ खड़े रहिए, मैं ड्रिप और दवाइयाँ लेकर आती हूँ। योगेश जब एक बेड की मिन्नत करता है तो नर्स रूखेपन से कहती है कि यह सरकारी अस्पताल है, यहाँ बेड खाली नहीं है, बाहर जाकर बैठिए, मैं आती हूँ। असलियत में अगर आप हमारे देश के सरकारी अस्पतालों में जाए तो देखेंगे कि सुरक्षा कर्मियों से लेकर तमाम कर्मचारियों का बिना रिश्वत और पैसों के कोई काम ही नहीं होता और बेबस मरीजों के साथ अमानवीय लापरवाही बरती जाती है। खैर, योगेश मजबूर होकर बाहर जाकर जमीन पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद नर्स आकर परी के हाथ में ड्रिप लगा देती है और बोतल योगेश को थमाकर कहती है कि जब ये खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना। ड्रिप खत्म होने वाली होती है तो योगेश पास बैठे एक आदमी से कहता है कि भाई साहब जरा ये बोतल पकड़ेंगे, मैं नर्स को बुला कर लाता हूँ। वह आदमी मान जाता है तो योगेश दौड़कर नर्स के पास जाता है और उससे जल्दी चलने की गुजारिश करता है, मगर नर्स बेरुखी से कहती है कि आप जाइए, मैं आ रही हूँ। योगेश वापस आकर देखता है कि वह आदमी बोतल छोड़कर चला गया है और ड्रिप की नली से परी के शरीर का खून उल्टी दिशा में चढ़ रहा है। घबराकर योगेश तुरंत ड्रिप निकाल देता है। रात गहरी हो जाती है। परी कराहते हुए कहती है कि पापा मुझे बहुत भूख लगी है। योगेश डिब्बा खोलकर देखता है तो भीषण गर्मी की वजह से अंदर का खाना सड़ चुका था। वह सामने से एक वड़ा पाव खरीदकर खिलाने लगता है तो पास बैठी एक दयालु औरत रोकते हुए कहती है कि भाई साहब मरीज को बाहर का यह गंदा खाना मत दीजिए। इतना कहकर वह औरत अपने खाने में से परी को खिला देती है। थोड़ी देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बाप बेटी अस्पताल के एक बरामदे में पनाह लेते हैं। ठंड लगने की वजह से परी का शरीर तेज बुखार से तपने लगता है। योगेश पागलों की तरह आसपास के लोगों से बुखार की दवा के लिए गिड़गिड़ाने लगता है, मगर किसी के पास दवा नहीं थी। बारिश थोड़ी धीमी होती है तो योगेश परी को गोद में उठाकर अस्पताल के अंदर भागता है और चिल्लाकर कहने लगता है कि नर्स मैडम जरा बुखार की दवा दे दीजिए, मेरी बच्ची को तेज बुखार है। नर्स कहती है कि आप जरा ठहरिए, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर नर्स चली जाती है। एक खाली कोने में परी को गोद में लिए बैठे बैठे थका हारा योगेश सो जाता है। सुबह जब नींद खुलती है तो योगेश देखता है कि परी का शरीर अब गर्म नहीं बल्कि बर्फ की तरह ठंडा पड़ा है। वह पुकारता है कि बेटा परी, मगर परी कोई जवाब नहीं देती। एक नर्स आकर जांच करती है और धीमी आवाज में बताती है परी की सांसें थम चुकी हैं। एक पल में योगेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह चीख चीख कर रोने लगता है। इसके बाद एक एम्बुलेंस में परी के बेजान शरीर को लेकर वह गांव वापस लौटता है। मासूम बच्ची की लाश देखकर अर्चना भी पागलों जैसी हो जाती है। फ्लैशबैक खत्म होकर सीन वर्तमान में लौटता है। अर्चना अपने आंखों के आंसू पोंछकर जज साहब की तरफ देखकर कहती है, योर ऑनर, परी की मौत के बाद से योगेश खुद को ही मुजरिम मानता है। आज इतने दिनों बाद भी वह इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। वह किसी से बात नहीं करता। आज तक मैंने उसे हंसते हुए नहीं देखा और इसलिए इस हैवानियत भरे सिस्टम से लड़कर अपनी मरी हुई बच्ची को इंसाफ दिलाना ही आज मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है। अर्चना की बात खत्म होते ही अग्निहोत्री खड़े होकर एक मकरारी भरी मुस्कान के साथ बेहद बेरहम आवाज में कहते हैं, माय लॉर्ड, रोज इस देश में हजारों बच्चे मरते हैं, तो क्या सब अदालत में आकर केस ठोक देंगे और कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद करेंगे? इसलिए मैं कहूंगा कि इस बेबुनियाद और जज्बाती मुकदमे को तुरंत खारिज किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि आदरणीय जज साहब फैसला सुनाने से ठीक पहले पूछते हैं कि योगेश पटेल, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? योगेश जज साहब की तरफ देखकर सहमति में सिर हिलाता है और कटघरे में जाकर खड़ा हो जाता है। वह विपक्षी वकील अग्निहोत्री की तरफ देखकर शांत आवाज में सवाल पूछता है कि वकील साहब, क्या आपके घर में आपकी माँ है? अग्निहोत्री गंभीर आवाज में कहते हैं कि हाँ हैं। योगेश तब उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि तो क्या आप अपनी सगी जन्म देने वाली माँ को जहर खिला सकते हैं? ये बात सुनकर अग्निहोत्री
बुरी तरह भड़क जाते हैं। लेकिन योगेश जज साहब की तरफ मुड़कर हाथ जोड़कर बेहद नम्र आवाज में कहता है, मुझे माफ कीजिएगा योर ऑनर, मैं भारतीय सेना का एक जवान हूँ। मैं अपने देश का सम्मान करता हूँ और अपनी जान देकर देश की सरहदों की रक्षा करता हूँ। लेकिन कोई अगर आज मेरे देश की मिट्टी में, देश के लोगों के खाने की थाली में ऐसा जहर घोलना चाहे तो एक बाप और फौजी होने के नाते मैं उसे कैसे जाने दे सकता हूँ। मैं सबसे पहले देश के उन सीधे सादे किसानों से माफी मांगना चाहता हूँ जिनके बारे में आज लोग गलत समझ रहे हैं। सच कहूँ तो कई किसानों को शायद अंदाजा भी नहीं है कि ये कीटनाशक कितने खतरनाक और जहरीले हैं। अगर उन्हें इसके भयानक अंजाम का पता होता तो शायद वे कभी इन्हें जमीन में इस्तेमाल न करते। लेकिन हाँ, कुछ लालची लोग भी हैं जो ज्यादा पैदावार और ज्यादा पैसों के लालच में खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोगों को धीरे धीरे कैंसर जैसी घातक बीमारी की तरफ धकेल रहा है। इसलिए योर ऑनर, मेरी सिर्फ एक ही मांग है, इन तमाम जहरीले पेस्टिसाइड्स का अनियंत्रित इस्तेमाल तुरंत बंद कराया जाए और देश में बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती शुरू की जाए। वरना आज इस जहर ने सिर्फ परी की जान ली है, कल को यह हम सभी के परिवारों को खत्म कर देगा। इंसाफ कीजिए योर ऑनर। योगेश आगे कहता है, हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पर हमारे देश में जो हो रहा है वह असल में एक हैवानियत भरा धंधा है। हरित क्रांति शुरू हुई थी देश की भूख मिटाने के लिए, लेकिन आज वह करोड़ों अरबों रुपए के व्यापार में बदल चुकी है और ज्यादा मुनाफे के चक्कर में इंसानी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। योगेश के इस जज्बाती बयान और तमाम सबूतों व दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद जज साहब अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं। वे कहते हैं, सभी तर्कों और दस्तावेजों का विश्लेषण करने के बाद अदालत यह फैसला सुनाती है कि आज से तमाम फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनियों को रासायनिक कीटनाशकों का उत्पादन और इस्तेमाल बेहद सीमित करना होगा। अगर कोई भी कंपनी कानून की परवाह किए बिना जरूरत से ज्यादा केमिकल बाजार में बेचेगी तो उनके कारखाने हमेशा के लिए सील कर दिए जाएंगे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आदरणीय अदालत एक और मानवीय निर्देश जारी करती है। योगेश पटेल को पुनर्नियुक्त करके पूरे सम्मान के साथ उनकी सेना की नौकरी पर वापस भेजा जाए। अदालत ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन असलियत में क्या हमारे समाज में सचमुच करते हैं, मगर अपने खुद के खाने के लिए अलग जमीन पर ऑर्गेनिक खेती करते हैं। इसलिए हम सभी का यह फर्ज बनता है कि हम जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दें। इसमें शायद वक्त थोड़ा ज्यादा लगता है, खर्च या मेहनत ज्यादा होती है, पैदावार भी थोड़ी कम होती है, लेकिन याद रखिए, जान है तो जहान है, क्योंकि ये जहरीले कीटनाशक एक किस्म का धीमा जहर है जो हर दिन हमारी खाने की थाली के जरिए पूरी इंसानियत को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। तो दोस्तों, यहीं खत्म होती है इस बेहतरीन और सीख देने वाली फिल्म की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो और आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे सिनेमीरो HD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी और दिन किसी नई और शानदार फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए सब लोग अच्छे रहिए, सेहतमंद रहिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हमारे सम्मानित किसान भाइयों से बस एक ही बात कहूंगा, अभी भी वक्त है, जागरूक बनिए। कुछ मामूली ज्यादा पैसों के लालच में अपनी जमीन पर जरूरत से ज्यादा जहर, रासायनिक खाद या फॉर्मेलिन डालकर करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। अस्पताल जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि कैंसर से कितने सैकड़ों लोग रोज तिल कर मर रहे हैं। याद रखिए, एक न एक दिन हम सबको ईश्वर के सामने खड़ा होना होगा और अपने हर कर्म का हिसाब देना होगा। इसलिए अभी भी वक्त है, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कीजिए, खुद भी सेहतमंद रहिए और अपने आसपास की दुनिया को भी सेहतमंद रखिए। धन्यवाद।